लोग गुड मॉर्निंग सर। ठीक है। गुड मॉर्निंग सर। शुरू किया जाए आज का अध्याय। यस सर। तो आज जो अध्याय हमको पढ़ना है उसका नाम है विराम चिन्ह। ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा आप लोग रुकिएगा। पहले ही शुरू कर पढ़ने के लिए अच्छा ब्लैक बोर्ड साफ दिखाई दे रहा है आप लोगों को? ब्लैक बोर्ड आप लोगों को, सभी लोगों को साफ दिखाई दे रहा है? यस यस सर। सर। चलिए, तो आज जो आपका 29वां अध्याय है वह वाक्य संशोधन है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण नहीं है, उसको आप लोग देख के खुद कर सकते हैं। तो 30वां अध्याय आज शुरू किया जाएगा जिसका नाम है विराम चिन्ह। तो आइए हम लोग चिन्हों के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि हिंदी में वाक्य का प्रयोग किया जाता है भाषा में, और भाषाओं में चिन्हों का बहुत महत्व होता है। तो शुरू किया जाए। सबसे पहला आता है पूर्ण विराम, जिसको इंग्लिश में आप लोग क्या कहते हैं? बोलते रहिए। फुल स्टॉप। पूर्ण विराम जो होता है कुछ ऐसा होता है, और जब वाक्य पूरा हो जाता है तब उसको किया जाता है। जैसे सूर्योदय हो रहा था, तो जब वाक्य समाप्त हो जाता है तब वहां पर पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। और पूर्ण विराम का मतलब क्या होता है कि आपको वहां पर थोड़ा सा रुकना है। जैसे झूठ बोलना एक, सॉरी, तुम्हें कैसे, एक मिनट, राष्ट्रगान हो रहा है। अरे लेटा है ना, लेटा है। चलिए, विद्यालय में राष्ट्रगान हो रहा था इसलिए हमको रुकना पड़ा। तो पूर्ण विराम का प्रयोग वहां पे होता है जब वाक्य की समाप्ति हो जाती है, और पूर्ण विराम यह दर्शाता है कि अब आपको यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुकना है। ठीक है, 3 जगह पे होता है इसका प्रयोग। हर वाक्य की समाप्ति पर, प्रश्नों के अंत में, और कविता अथवा गीत का जो चरण होता है उसके अंत में। मतलब एक सेंटेंस आपका समाप्त होता है और वहां पर आपका क्या होता है? पूर्ण विराम लगा दिया जाता है। अगला है अर्ध विराम। अर्ध विराम, अर्ध विराम का चिन्ह ऊपर एक बिंदु और नीचे एक कामा होता है। कॉमा। ठीक है, अर्ध विराम का मकसद क्या होता है? मतलब जैसे आप पूर्ण विराम में ज्यादा देर के लिए रुकते हैं, वैसे ही आपको अर्ध विराम में थोड़ी देर के लिए, मतलब जैसे झूठ बोलना एक दोष है, इससे बचकर रहना चाहिए। तो झूठ बोलना एक दोष है और इससे बचकर रहना चाहिए। इसमें थोड़ा सा 1 सेकंड से भी कम समय का गैप होना चाहिए, और यही गैप जो होता है यहीं पर अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है,
वाक्य में जहां पूर्ण विराम से कुछ कम और अल्प विराम से कुछ अधिक रुकना अपेक्षित हो वहीं पर अर्ध विराम होता है। मतलब पूर्ण विराम से कम और अल्प विराम से ज्यादा, तो वहां पे क्या होता है? अर्ध विराम होता है। अब तीसरा क्या होता है? अल्प विराम। तीसरा है अल्प विराम। इन चिन्हों को याद रखिएगा आप लोग, सिर्फ इसमें कॉमा होता है ऐसे। इसमें अर्ध विराम से अधिक रुका जाता है, अर्ध विराम से इसमें अधिक रुकना पड़ता है। अब देखिए, लिखते समय जब अर्ध विराम से भी कम समय के लिए रुका जाता है तो अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग अपेक्षित है। सॉरी, मैं गलत बोल गया, क्षमा चाहता हूं। मतलब अर्ध विराम से भी कम समय, पूर्ण विराम से कम अर्ध विराम और अर्ध विराम से कम अल्प विराम। तो जहां पर अल्प अर्ध विराम से भी कम समय का प्रयोग किया जाता है वहां पर क्या होता है? अल्प विराम होता है। जैसे अगर आप लिखते हैं मोहन, सोहन और राम, जैसे आप लिखते हैं ना, मोहन, सोहन, सीता, गीता, तो जहां पे आप कामा लगाते हैं यही क्या होता है? अल्प विराम। तो मोहन, सोहन, सीता, गीता, यहाँ पे रुक तो नहीं रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप नामों को अलग अलग बोलते जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? अर्ध विराम का अल्प विराम का प्रयोग होगा। और जब वाक्य टूटता है और दूसरा वाक्य आगे बोलना होता है तब वहां पे अर्ध विराम का प्रयोग होता है। चलिए, अब अगला पढ़ना है। ये 3 हो गए अल्प विराम तक। अब अगला है हम लोगों का प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक। चौथा है प्रश्नवाचक। तो सिंपल सी बात है, जहां पर कोई किसी से कोई प्रश्न पूछना हो तो वहां पे क्या लगाना पड़ता है? प्रश्नवाचक। जैसे आप कहाँ जा रहे हैं, आपको क्या चाहिए। तो जहां पर किसी से कुछ पूछा जाए, कोई जानकारी लेने का प्रयास किया जाए तो वहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। ठीक है, ये आसान है। इसके बाद विस्मय, पांचवा है विस्मय बोधक या विस्मय वाचक। विस्मय वाचक, जिसको आप लोग अंग्रेजी में सरप्राइज, तो इसका इस तरह से रहेगा। ठीक है, ऐसे रहे। ठीक है, तो खुशी, खुशी, दुख, क्रोध, घृणा, प्रेम आदि भावों को प्रकट करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर एक बिंदु है, छोटा सा, यहाँ पर एक बिंदु है। तो इसको विस्मयवाद, मतलब जहां पर आपको आश्चर्य होता हो, चाहे वो दुख से आश्चर्य हो, सुख से हो, क्रोध से हो, खुशी से हो, घृणा से हो, प्रेम से हो, जैसे भी हो, इस तरह के वाक्य लिखना हो तो आपको विस्मयवाचक चिन्ह का प्रयोग करना होता है। जैसे ओह कितना सुंदर दृश्य है, आह कितना दुख है। तो इस तरह, जैसे आह, तो आह के बाद विस्मय लगा देंगे, ओह के बाद विस्मय लगा देंगे, क्या बात है। शाबाश, तो शाबाश के बाद विस्मय लगा देंगे। तो जैसे संबोधन, अब इस तरह का प्रयोग, विस्मय का प्रयोग संबोधन में भी होता है, सेम यही चिन्ह होता है संबोधन। जैसे अरे, तो अरे के आगे लगा देंगे इसको, तो ये संबोधन भी हो जाएगा। तो याद रखिए, यही चिन्ह संबोधन का भी होता है और यही चिन्ह विस्मय का भी होता है, दोनों को याद रखिएगा। इसके बाद अगला है योजक। छठा है योजक। योजक मतलब होता है जोड़ना। इसका चिन्ह ऐसे होता है, माइनस के टाइप में, ऋण के जैसा होता है। इसको कहते हैं योजक चिन्ह। अगर इसको और बढ़ा देंगे तो ये दूसरा चिन्ह बन जाएगा, उसको आगे बताएंगे। लेकिन अगर छोटा सा है, याद रखिए इसको, ये छोटा सा है ऐसा करके, तो ये क्या हो जाएगा? ये योजक हो जाएगा। ठीक है, तो योजक का प्रयोग कहाँ पे होता है? जहां पर
देखिए समास के बीच में होता है जहां पर समासिक शब्द आते हैं, जैसे कभी कभी, राम श्याम, राम लक्ष्मण, सीता गीता, तो बीच में जो चिन्ह लगा होता है वो क्या होता है? योजक होता है। समासिक। ठीक है, सामासिक शब्दों के बीच में इसका प्रयोग होता है। इसके बाद सातवां है निर्देशक चिन्ह। सातवां है निर्देशक। निर्देशक जो होता है योजक से बड़ा, दोगुना होता है। ये बड़ा है ना, ठीक है। देखिए निर्देशक चिन्ह योजक की अपेक्षा कुछ अधिक लंबी पड़ी लकीर के समान होता है। इस चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है, जैसे किसी की बात को कहने के लिए, जैसे कोई महापुरुष अगर कोई बात कहा है तो उसको लिखने के लिए उसका नाम लिख के आगे योजक चिन्ह लगा देते हैं। जैसे महात्मा गांधी ने कहा था, तो उनके आगे निर्देशक चिन्ह लगा देंगे और उसके बाद लिखेंगे कि सत्य बोलना चाहिए। उसके बाद जैसे दो लोग बात कर रहे हो तो जूही या कमल, जो दो लोग बात करते हैं तो नाम के आगे लगा देंगे कि ये इनके द्वारा बोला जा रहा है, ये इनके द्वारा बोला जा रहा है, तो वहां पर भी निर्देशक चिन्ह का प्रयोग होता है। इसके बाद है उद्धरण अथवा अवतरण चिन्ह। वही बात है, किसी की बातों को ज्यों का त्यों कह देना, तो इसको आप लोग डबल इन्वर्टर का कहते हैं। तो ऐसे रहता है ये, मतलब बीच में जो आपके वाक्य रहते हैं, हाँ बीच में जो आपके वाक्य रहते हैं वो लिख देते हैं और उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा से क्या करते हैं आप? क्लोज कर देते हैं, जिसको बोलते हैं उद्धरण या अवतरण चिन्ह। ठीक। इसके बाद अगला है विवरण चिन्ह। तो जैसे मैं अक्सर प्रयोग करता हूं, देखिए मैं अक्सर इस तरह का प्रयोग करता हूं, विवरण। इस तरह का बना देंगे तो क्या हो जाएगा? ये विवरण हो जाएगा। ठीक है, मतलब आप किसी पॉइंट को एनालिसिस करने जा रहे हैं, किसी पॉइंट को बताने जा रहे हैं, तो इस चिन्ह का प्रयोग आप करते हैं। इसके बाद अगला है कोष्टक। कोष्टक जैसे कोई प्रमुख बात का, जैसे मान लीजिए कि आपको लिखना है कामायनी के रचनाकार, तो आप जयशंकर प्रसाद को क्या करते हैं? कामायनी लिख के, जैसे आप कामायनी लिख के और अगर कवि का नाम लिखना चाहें तो यहाँ पे क्या बना देते हैं? यहाँ पे एक कोष्टक बना के लिख देते हैं। क्या यहाँ पे? जयशंकर प्रसाद। तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कोष्टक। तो कोष्टक ये इस तरह का होता है, ठीक है, इस तरह कोष्टक होता है। या कोष्टक ऐसे भी हो सकता है, गोल भी हो सकता है, चकोर है। बोलिए क्या कह रहे हैं? कहिए क्या कहना है? सर 9वां नंबर विवरण चिन्ह। 9वां नंबर तो वही है, विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह ऐसे होता है, ऐसे होता है। यस सर। ठीक है, कोष्टक हो गया। इसके बाद हम लोग लिखेंगे हंस पद या त्रुटि पूरक। तो ऐसे होता है, जैसे आप लोग कहीं लिखते हैं कुछ छूट जाता है ना, तो आप लोग क्या करते हैं? ट्रिक कर देते हैं, ऐसे करके ट्रिक कर देते हैं कि यहाँ छूटा हुआ है। तो यही क्या होता है? हंस पद या त्रुटि पूरक होता है। मतलब आप ये दर्शाते हैं कि यहाँ पे कुछ छूट गया है और हमको इसको आगे मेंशन करना है, तो यही हंस पद या त्रुटि पूरक होता है। ठीक है। इसके बाद है लाघव अथवा संक्षेप सूचक। जैसे मान लीजिए आपको सामाजिक लिखना है, तो सा लिख के आप क्या कर देते हैं? बिंदु लगा देते हैं, उसको समझ जाते हैं कि सामाजिक होगा। ठीक है, जैसे आपको प्राथमिक लिखना है तो प्रा लिख के आप यहाँ पे बिंदी लगा देते हैं, तो क्या समझ जाएंगे? इसको प्राथमिक होगा। तो इनको कहते हैं संक्षेप सूचक, मतलब शब्दों को संक्षेप कर देना, छोटा कर देना। वही क्या होता है? वही होता है लाघव अथवा संक्षेप सूचक। इसके बाद होता है उपविराम, अपूर्ण चिन्ह अथवा संकेतिक चिन्ह। जैसे आप विसर्ग समझ लीजिए, जैसे विसर्ग होता है उसी को कहते हैं। तो इस तरह के दो बिंदी रहेंगे, इसको बोलते हैं उपविराम, अपूर्ण चिन्ह अथवा सांकेतिक चिन्ह। इसके बाद होता है लोप चिन्ह। लोप चिन्ह जैसे आप लोग डैश 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 कर देते हैं, ऐसे ऐसे करके वहां पे जैसे आप खाली स्थान भरते हैं, तो इसी को कहते हैं लोप चिन्ह। मतलब वहां का शब्द हटा लिया गया है
वहां पर डैश कर दिया गया है और वहीं पे लोप हमको भरना है, वो होता है लोप चिन्ह। और इसके बाद अगला होता है विशिष्टता बोधक, मतलब किसी चीज को दर्शाने के लिए, किसी चीज को दर्शाने, जैसे मान लीजिए आप कोई लाइन लिख रहे हैं और मैंने कह दिया कि उसको अंडरलाइन कर दीजिए, तो उसी को अगर आप ऐसे सिंगल यूनिट का में क्लोज कर देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं विशिष्टता बोधक। ठीक है, बोधक, हाईलाइटिंग। हाँ, हाईलाइटिंग। तो ये रहे आपके विराम चिन्ह। तो आइए अब हम लोग एक्सरसाइज का भी एक्सरसाइज को सॉल्व कर लें। पेन निकाल लीजिए आप लोग, पेन पेंसिल, शुरू किया जाए। यस सर। Yes, sir. तो पहला और दूसरा आप लोग स्वयं करेंगे, इसको लिखना है, लिख लेंगे किताब से देख के इसको। तीसरा देखिए, Yes, sir. तीसरा देखिए, आहा कैसे काले काले मेघ चारों ओर से घिरकर आकाश पर छा गए हैं। तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह प्रयोग होगा, जरा बताइए तो। आहा के बाद ये बोधक, सर विस्मयादिक बोधक। विस्मयवाचक। विस्मयादि बोधक, बहुत बढ़िया, लिखिए उसको, लगाइए आहा के आगे। आहा के आगे भी रहेगा और जहां पे वाक्य समाप्त हुआ है वहां भी रहेगा। ठीक है, आई बात समझ में। दूसरा सर कौन देखिए, से क्वेश्चन है? तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में उपयुक्त विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए, इसमें करना है। वाह, यस सर। यस सर। ख में देखिए, ख में भी वही होगा, इसमें भी विस्मयादि बोधक होगा, हाय के बाद और अंत में। सर विस्मयादि बोधक। ये भी विस्मयादि बोधक चिन्ह है। चलिए गौ पे चले। क्या आप ही श्री प्रवेश शर्मा हैं? तो सर प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक लगा लीजिए इसमें, प्रश्नवाचक। शुरू किया जाए अगला। नहीं नहीं, आपने यह काम अच्छा नहीं किया, इसमें क्या होगा? सर पूर्ण विराम। इसमें पूर्ण विराम। पूर्ण विराम। हाँ, इसमें पूर्ण पूर्ण विराम। विराम। डेस, डेस होगा, डेस। हिंदी में बोलो। अगला है, आपने दिनकर का काव्य रश्मिरथी पढ़ा होगा, कैसा है? तो कैसा है के सामने आप प्रश्नवाचक लगाएंगे और उसके बाद यह काव्य क्या आपको पसंद आया, यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क होगा। इसमें दोनों में क्वेश्चन दो जगह पे हो। चलिए अगला। ओह शर्मा जी, इसी मोहल्ले में विस्मयादिक बोधक। ये भी विस्मयादि बोधक है। विस्मयादि बोधक। सर लास्ट में भी लगेगा ना? हाँ, लास्ट में भी लगाइएगा। चलिए अगला देखिए, झूठ बोलना पाप है, इसमें अर्ध विराम लगाइए। पाप है के बाद अर्ध विराम, इससे सदैव बच कर रहिए। सर लास्ट में, सर लास्ट में पूर्ण विराम। लास्ट में पूर्ण विराम होगा, बीच में अर्ध विराम होगा। यस सर। जो देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, इसके बाद क्या होगा? कहा था के बाद सर कॉमा, सर कॉमा, अल्प विराम। सर यस विराम होगा। इसमें डबल इन्वर्ट करना कर दी, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आजादी। और था के आगे निर्देशक चिन्ह दे दीजिए। था के बाद देखिए ऐसे करिएगा, पहले निर्देशक चिन्ह कर दीजिएगा, उसके बाद डबल इन्वर्टेड कामा कर दीजिएगा। ठीक है सर लास्ट में पूर्ण विराम होगा। हाँ, लास्ट में पूर्ण विराम होगा।
चलिए चौथा देखा जाए। रिक्त स्थानों पर उचित विराम चिन्ह का प्रयोग उचित विराम चिन्ह लगाइए। अरे कहाँ जा रहे हो, क्या लगेगा यहाँ पे? सर कॉमा क सर क विराम विराम। और अल्प विराम लगाइए यहाँ पे। यस सर। शोर कौन मचा रहा है? सर क्वेश्चन मार्क सर प्रश्नवाचक 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 सन। घ। मेरे माता पिता आएंगे, इसमें क्या होगा? ख सर होगा। क सर ख ख होगा इसमें योजक चिन्ह ख। योज क वाला जो है निर्देशक है और ख वाला क्या है? योजक है। योजक चिन्ह। रमेश बोला मैं सोऊंगा, कौन सा होगा इसमें? सर सर रमेश बोला घ लगाइए, सर घ लगाइए। चलिए सूरज उदित हो गया है। सर घ। सर घ अरे मोहन इधर आओ, इसमें सर ख लगा। विस्मयाद सर विस्मयाद विस्मयादि बोधक से साइन। इसमें ख होगा। इसके बाद अगला है धीरे चलो, इसमें अर्ध विराम लगाएंगे आप लोग। अर्ध सर विराम। अर्ध विराम अर्ध विराम ग वाला होगा इसमें। दहेज एक अभिशाप है, इसमें क होगा अल्प विराम। दहेज एक अभिशाप है, इसमें क लगाएंगे आप लोग। चलिए अब अगला चैप्टर है 31 मुहावरे एवं लोकोक्तियां। ठीक है, तो एक एक करके इसका अध्ययन। मुहावरा किसे कहते हैं सुन लीजिए पहले ध्यान से। लंबे समय से जिस वाक्यांश का सांकेतिक अर्थ लिया जाता रहा है वह मतलब किसी बड़ी बात को कहने के लिए छोटे शब्दों का प्रयोग जो किया जाता है वही क्या होता है? मुहावरा या लोकोक्ति। मुहावरा। जैसे उसकी आंखें अंगारे उगलने लगी। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। लोकोक्ति क्या है? लोकोक्ति लोगों द्वारा कही गई बात। ठीक है, जैसे देखिए पहला है अंगारे उगलना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? यस सर। अंगारे उगलना इसका अर्थ क्या होगा? क्रोध प्रकट करना। अरे देख के भी तो बोलिए कम से कम। क्रोध प्रकट प्रकट करना। जैसे प्रयोग में प्रकट करना। अनजाने में मुझसे पड़ोसन चाची के ऊपर रंग गिर गया, बस वे तो अंगारे उगलने लगी। अगला दूसरा अंगूठा दिखाना, साफ मना करना। साफ मना करना। मैं बहुत उम्मीदें लेकर अपने भाई से आर्थिक सहायता मांगने गया पर उसने तो अंगूठा दिखा दिया। इसके बाद तीसरा है अंधा हो जाना। सोच समझना पाना। वह अपने बच्चों के प्रेम में इतना अंधा हो गया है कि उसकी हर उल्टी सीधी जिद मान लेता है। अगला है अंधे की लकड़ी, क्या होगा इसका? एकमात्र सहारा। सर एकमात्र सहारा। संसार में इस बच्चे के सिवा उस बुढ़िया का कोई नहीं है, यही उसके लिए अंधे की लकड़ी है। अगला है अक्ल का दुश्मन। अक्ल का दुश्मन इसका अर्थ क्या होगा? अन्याय करना। मूर्ख। सर मूर्ख। अक्ल के दुश्मन को इतनी बड़ी जिम्मेदारी क्यों सौंप रहे हो? अगला है अक्ल के घोड़े दौड़ाना। बहुत सोच विचार करना। मैंने बहुत अक्ल के घोड़े दौड़ाए पर समस्या का कोई समाधान मुझे दिखाई नहीं दिया। अगला देखिए अक्ल पर पत्थर पड़ना। अक्ल का कुछ काम ना करना। सर अक्ल का कुछ काम मतलब ना करना। दिमाग काम ना करना या सोचना बुझना बंद हो जाना। ठीक है, जैसे तुम्हारी अक्ल पर क्या पत्थर पड़ गए थे?
जो जरा सी बात भी ना समझ सके। समझ ना सके। अगला है अगर मगर करना, इसका क्या होगा? टाल मटोल करना। टाल मटोल करना। जैसे जब भी उससे मैं अपने रुपए मांगता हूँ वह अगर मगर करके चल देता है। अगला है अपना उल्लू सीधा करना। अपना स्वार्थ पूरा करना। स्वार्थी मित्र अपना उल्लू सीधा करके चलते बनते हैं। अपना ही राग अलापना। दूसरों की ना सुनकर अपनी। मैंने रहमान को बहुत समझाया कि वह अपनी ही बात कहे, जाना गलती मान ले, पर वह अपना ही राग अलापता रहा। अगला देखिए अपनी खिचड़ी अलग पकाना। सबसे अलग थलग रहना। तुम भी सबके साथ बैठकर आनंद लो, इस तरह अपनी खिचड़ी अलग पकाना ठीक नहीं है। अगला देखिए अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। इसका अर्थ क्या होगा? अपनी प्रशंसा अपने आप करना। कोई दूसरा तुम्हारी अपनी प्रशंसा अपने आप करना। कोई दूसरा तुम्हारी प्रशंसा करे तो कुछ बात है, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने से क्या लाभ। अगला देखिए क्या लाभ? आंखें खुलना। होश आना। सर मैं होश अपने आना, मित्र होश पर आना। विश्वास करके सब कुछ लुटाता रहा, जब मैं आंखें अपने खुली मित्र पर तो विश्वास मैं पूरी तरह कंगाल हो चुका था। अगला देखिए आंखें चुराना। अनदेखा करना। करना। उधार के रुपए लेने के बाद अब वह मुझसे आंखें चुराने लगा है। अगला देखिए आंखों का तारा। बहुत सबसे प्यारा। बहुत प्यारा, बहुत कुरूप प्यारा से कुरूप बच्चा भी अपनी माँ की आंखों का तारा होता है। होता है। आग बबूला होना। बहुत क्रोधित होना। गुस्सा करना, क्रोधित होना। जब मैंने उसकी गलती सबके सामने बताई तो वह आग बबूला होकर मेरी तरफ देखने लगा। अगला है आग में घी डालना। क्रोध को भड़काना। क्रोध को भड़काना, क्रोधित को भड़काना। उन दोनों की लड़ाई शांत करने की बजाय तुम आग में घी डालते जा रहे हो। अगला है ईंट का जवाब पत्थर से देना। जबरदस्त विरोध करना। जबरदस्त विरोध करना। आज भारत इस स्थिति में है कि किसी भी देश को ईंट का जवाब पत्थर से दे सकता है। दे अगला सकता है। ईंट से ईंट बजाना। पूरी तरह से नष्ट सर पूरी तरह नष्ट कर देना। सब पूरी तरह नष्ट पूरी भ्रष्ट तरह नष्ट करना। कर देना। कारगिल युद्ध में सब भारत पूरी ने तरह पाकिस्तान नष्ट की भ्रष्ट कर ईंट से ईंट बजा दी। ईद का चांद होना। बहुत दिन बाद दिखाई देना। बहुत दिन तक दिखाई नहीं देना। अरे भाई गौरव सद्दीना। आजकल तो तुम ईद के चांद हो गए हो, महीनों महीनों दिखाई नहीं देते। अगला है उंगली उठाना। हानि पहुंचाना। तुम्हारी तरफ यदि किसी ने उंगली भी उठाई तो मैं उसका हाथ काट दूंगा। अगला है उंगली पर नचाना। वश में कर लेना। ठीक है यह नई बहू अपने पति को दिन रात उंगलियों पर नचाती रहती है। अगला है 19-20 का अंतर। बहुत कम अंतर होना। राम और श्याम दोनों ही कक्षा के होनहार विद्यार्थी हैं, दोनों में बस 19-20 का अंतर है। अगला प्रश्न है सॉरी अगला है उल्लू बनाना। मूर्ख बनाना। सारी कक्षा उस बेचारे को उल्लू बनाती रहती है। अगला एड़ी चोटी का जोर लगाना। पूरा प्रयत्न करना। पूरा प्रयत्न करना। ठीक इसका क्या होगा? कक्षा में प्रथम आने के लिए उसने एड़ी चोटी का जोर लगाया फिर भी सफल ना हो सका। आगे देखिए कमर कसना क्या होगा इसका? तैयार होना। तैयार होना।
जवानों युद्ध के लिए कमर युद्ध के कस लिए लो। कमर कस लो। कमर टूटना, हिम्मत टूट हिम्मत जाना। टूट जाना। विराट विराट कोहली की विकेट विराट कमर कोहली की भारतीय विकेट टीम गिरते की ही कमर टूट भारतीय गई। टीम की कमर टूट गई। टूट गई। कलेजा छलनी होना, असर ना होना। बहुत दुखी होना, बहुत दुखी होना। पुत्र की मृत्यु का समाचार पाकर पिता का कलेजा छलनी हो गया। कलेजा छनी हो गया। अगला है कान पर जूं न रेंगना, असर ना होना। असर न होना। मैं उस हाँ, सर। हिमांशु को खूब समझाया परंतु उसके कान पर जूं तक नहीं रेंगी। किताबी कीड़ा, हर समय पढ़ने वाला। शर्मा जी पढ़ने बच्चे को वाला। कभी खेलने भी दिया करो, उसे किताबी कीड़ा बनाना ठीक नहीं। सही है। क्रोध का घूंट पीना, क्रोध का भीतर सहना। क्या होगा? क्रोध सर बहुत परिश्रम करना। खून का घूंट पीना, क्रोध को भीतर ही खून का भीतर सहना। क्रोध को पी जाना। नवयुवकों को अपनी खिल्ली उड़ाता देख नेताजी खून का घूंट पीकर रह गए। अगला है रह खून पसीना एक करना। बहुत परिश्रम करना। छात्रों ने पास होने के लिए खून पसीना एक कर दिया। अगला है गले का हार, बहुत प्यारा। प्यारा। मेरा बेटा तो गले का हार है। हार अगला है। है गागर में सागर भरना, सार गर्भित कुछ न कहना, थोड़े में बहुत कहना, बात बिगड़ आपका थोड़े में एक बहुत वचन कहना। कीमती है, आपने सचमुच गागर में सागर भर दिया। गुड़ गोबर कर देना, बात कुछ बर्बाद देना। करना। ये बच्चे चुपचाप पढ़ाई में लीन थे, तुमने इन्हें खेल में लगाकर गुड़ गोबर कर दिया। अगला है कर गोबर दिया। गणेश, अगला है गोबर गणेश, नीरा मूर्ख। मेरा मूर्ख, उससे कुछ उम्मीद न रखना, वह तो गोबर गणेश है। अगला है घाव पर नमक छिड़कना, और दुखी करना। फेल होने के कारण वह पहले ही दुखी है, अब दावत देने की बात करके तुम उसके घाव पर नमक छिड़क रहे हो। आज के लिए इतना रहने दिया जाए। यस सर। यस सर। यस सर।